नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस समय जो आपके पढ़ाई की दिशा होनी है, जो यूपीएससी बच्चे मेंस लिख रहे हैं यूपी पीसीएस का, वो तो मेंस पे फोकस्ड हो। जिनको आरओ देना है वो आरओ पे भी लगे रहें, क्योंकि आरओ की भी बहुत संभावना है। आयोग जो है वो जून में ही कराने के लिए प्रयासरत है। फिर जो है यूपीएससी वाले बच्चों का तो प्रीलिम्स है, तो अपना प्रीलिम्स दे रहे होंगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा बांट के पढ़िए, क्योंकि परीक्षाएं इधर बहुत ज़्यादा हैं। और जिन बच्चों को आगे पीटी देना है अक्टूबर वाला, तो वो तो फुल्ली अभी मेंस पढ़े। उनके लिए तो और कुछ पढ़ने की अभी ज़रूरत है ही नहीं है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तनों का जो है वो विवरण दीजिए। देखिए, ये है जीएस पेपर 1 से है और ये सोसाइटी से है। आप सभी जानते होंगे कि हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और सोसाइटी भी जो है आपके फर्स्ट पेपर का ही पार्ट है। तो ये फर्स्ट पेपर से संबंधित है और इसे जो है 12 अंकों में लिखना है आपको। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ शेड्यूल है हमारा। मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे हमारे संस्थान में जो है यूट्यूब पे जो है ये चीज़ें कराई जाती हैं, जिसमें हम जीएस के प्रत्येक पेपर से पेपर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सप्ताह में 5 दिन प्रश्न करवाते हैं। यहाँ न केवल हम प्रश्न करवाते हैं, बल्कि आपको एक मॉडल आंसर भी देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आपको मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करनी कैसे है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग जो है अगर आप नहीं करेंगे तो मुख्य परीक्षा में आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे नहीं, क्योंकि मुख्य परीक्षा पास करने की पहली शर्त ही है कि आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग की चीज़ें अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अरे पीटी पास कर लेंगे, उसके बाद खूब बैठ के आंसर राइटिंग करेंगे और मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ अगर आप बिना प्रैक्टिस किए गए तो आपका पेन चलेगा ही नहीं। मतलब समझ लीजिए कि वो 20 प्रश्न का वो प्रेशर होता है एग्जाम का। सुबह आप दे रहे हैं 20 प्रश्न कर रहे हैं 3 घंटे में, फिर 1 घंटे के बाद सेकंड मीटिंग में, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। तो ये 4 दिन जो है वो आप सही मायने में बानर बने रहते हैं। तो उसमें अगर आप बहुत पहले तैयारी करके नहीं जाएंगे बहुत पहले से, तो वो जो परीक्षा रूपी युद्ध भूमि है उसमें जो है रक्त रंजित होकर के ही आना होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका खून उस परीक्षा रूपी युद्ध में कम बहे, तो उसके पहले अभी से जो है खूब संघर्ष करिए। और एक ही बार में जो है अगर प्रीलिम्स पास कर रहे हैं तो एक ही बार में फाइनल सिलेक्शन ले करके इस जन्म मरण के चक्र से जो है वो मुक्ति पाइए। तो इन समय पे तो ज़रूर चैनल को विजिट करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप कोई एक भी वीडियो स्किप कर रहे हैं तो वो आपका इकट्ठा होता जाएगा। और कोई चीज़ें अगर छूटती हैं तो बहुत कम ही लोग होते हैं कि उस चीज़ को फिर बाद में कवर कर लें, नहीं तो वो छूट ही जाती हैं। क्योंकि जब आपको डेली यहाँ चीज़ें मिल रही हैं प्रत्येक पेपर से, फिर वीकली आपका करंट अफेयर्स है, एक आध दिन सप्ताह में घूमने उमने का मन करता ही है, आप घूमने भी चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में यही बेहतर है कि आप डेली जो है वो चैनल से बने रहें। अब आइए अपना प्रश्न देखते हैं। तो चूंकि ये 12 अंक का प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में बताइए। और चूंकि भारतीय समाज को ही लेकर के प्रश्न है, तो यही आपका की पॉइंट हो गया। बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि सर भूमिका कैसे लिखे। तो भूमिका का यही है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसी को 10 से 15-20 शब्दों में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका हो गई। और भूमिका सदैव जो है वो परिचयात्मक होती है। मतलब भूमिका मतलब इंट्रो देना। भारतीय समाज कई जातियों, धर्मों, भाषाओं और सामाजिक वर्गों से जो है वो मिलकर बना एक विविधतापूर्ण समाज है, जो विविधता में एकता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को जो है रखता है। मतलब आप थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में बता रहे हैं। सहिष्णुता, सामूहिकता, अध्यात्मवाद, अहिंसा आदि महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य प्राचीन काल से ही जो है हमारी सामाजिक संस्कृति का जो है वो हिस्सा रहे हैं। ये सामाजिक नहीं होगा, ये सामाजिक होगा, हिस्सा रहे, जो आज भी अनवरत
हैं, इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। देखिए भूमिका में ही जो है आपको ये प्रयास करना है कि जो प्रश्न की डिमांड है उस पर उतर जाना है। तो आप थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में बताएं कि कितना विविधतापूर्ण समाज है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। उसके बाद इसमें जो विविधतापूर्ण जो मूल्य हैं आपने उनकी चर्चा कर दी, और यह जो मूल्य है वो अनवरत जारी है, तो इसके कई कारण हैं। मतलब आपने भूमिका में ही जो है वो प्रश्न पे आ गए। अब सबसे पहला जो है उत्तरदायी कई कारण हैं जो मैंने बताया, तो इसमें सबसे पहला कारण है परिवार की भूमिका। क्योंकि पूछा गया ना कि पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, तो ये जो निरंतरता जो बनी है वो कैसे बनी है, तो इसमें जो भूमिका है सबसे पहले परिवार की भूमिका है। जैसे परिवार जैसी संस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे महत्वपूर्ण जो पारंपरिक मूल्य हैं सामाजिकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते ही रहते हैं। मतलब जो हम लोग अपने परिवार में बड़ों का आदर करना, बुजुर्गों की सेवा करना, सत्य बोलना, सहिष्णु होना, मतलब थोड़ा सा संवेदनशील होना, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको परिवार में जो आपके बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं, तो आप लोग वहाँ से इस चीज़ को सीखते हैं। और ये जो मूल्य है आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपके ही दादा दादी, आपके ही पेरेंट्स ने आपको सिखाया, उनके भी पेरेंट्स ने उनको सिखाया, और ये जो मूल्य, कुछ जो परंपरागत मूल्य हैं, ये हमको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्राप्त होते हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सहिष्णुता की भावना, सत्य बोलना, ये आज के तो वर्तमान मूल्य है नहीं, ये तो जो है अनादिकाल से चले आ रहे हैं। भाई आप वेद में पढ़ेंगे, उपनिषद में पढ़ेंगे, जैन बौद्ध के यहाँ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप पाएंगे, तो वहीं से सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमको जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। किसके द्वारा? परिवार के द्वारा। तो सबसे पहली भूमिका जो है वो परिवार की है। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है वो तीज त्योहारों की भूमिका है। अब इसके तहत आप बताएं कि त्योहारों का सामूहिक उत्सव आपसी सौहार्द, बंधुत्व एवं बुराई पर अच्छाई की जीत आदि मूल्यों का जो है वो विकास करता है। मतलब हम दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं, तो विजयदशमी जो है वो हमें क्या मैसेज देता है कि भाई सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मतलब रामचंद्र जी परेशान तो हुए, लेकिन फाइनली राम और रावण में विजय किसकी हुई? राम की हुई, क्योंकि राम जो है वो सत्यनिष्ठ थे। तो यही है। उसके अलावा जो तीज त्यौहार हमारे होते हैं, जैसे अभी का हाल का उदाहरण आप देखिए, संगम में जो है वो बहुत बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अब उसमें जो है पूरे भारत के जो मतलब सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो लोग तो जा ही रहे हैं, साथ ही अन्य धर्मावलंबी के लोग भी जा रहे हैं उसमें। तो एक तरीके से ये आपसी सौहार्द को भी दिखाता है। और फिर यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का एक संगम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से हो रही है? यही जो हमारे तीज त्यौहार फेस्टिवल्स हैं। फिर सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों की भूमिका, वही जो मैंने संगम का भी उदाहरण दिया कि इसके द्वारा सामाजिक मेल जोल, धार्मिक सहिष्णुता तथा विचारों और मूल्यों को जो है वो साझा करने का जो है वो अवसर मिलता है। कि भाई अगर कोई धार्मिक गोष्ठी है, उसमें सभी धर्म के अगर विद्वान हैं, जैसे अकबर के समय में ये चीज़ें होता था, या आज भी जो है वो संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं वो कराती हैं, और उसमें सभी धर्म के लोग अपनी बात रखते हैं, और उसमें जो है बहुत तार्किक दृष्टिकोण के द्वारा चीज़ों पे विचार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे जानेंगे जब तक आप एक दूसरे से बैठेंगे नहीं। अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और आपका कोई फ्रेंड इस्लाम को मानने वाला होगा, कोई सिख का होगा, तो जब तक आप, या कोई क्रिश्चियन होगा, तो जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, तभी तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे। और ये प्रयास आपसी मेलजोल के द्वारा ही होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। फिर लचीलापन एवं आत्मसात करने की जो प्रवृत्ति है, जिसमें अगला पॉइंट है कि भारतीय संस्कृति भिन्न विचारों एवं मतों के लिए भी लचीली रही है। यहाँ तक कि जब विदेशी यहाँ आए तो उनका भी भारतीयकरण हो गया, जैसे शक, पहलव, हूण, कुषाण, मुगल आदि। मतलब इसमें आप ये बता रहे हैं कि जो भारतीय, जो हमारी संस्कृति है, वो बहुत ही जो है
फ्लेक्सिबल रही है, लचीली रही है, और इसमें जो है आत्मसात करने की जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रही है, मतलब सबको समाहित करके चलने की प्रवृत्ति रही है। और इसी कारण आप देखेंगे कि एंशियंट काल से लेकर के और मेडिवल तक जो है वो जितने भी विदेशी आए, जिसमें शक, कुषाण, पहलव, हूण, मुगल, ये जितने भी आए ये यहीं के होके रह गए। अब आप कहेंगे कि सर अंग्रेज़ों से कौन सी दुश्मनी थी, तो देखिए अंग्रेज़ों के साथ समस्या ये थी कि अंग्रेज यहाँ बसने नहीं आए थे, अंग्रेज यहाँ बसे नहीं थे। अंग्रेज भारत को एक तरीके से धन का जरिया बनाए थे कि मतलब यहाँ से हमको धन की प्राप्ति करनी है, ना कि हमको यहाँ रहना है। उनका लगाव हमेशा अपने मातृ देश से रहा है, और वो अपने मातृ देश मतलब इंग्लैंड के हितों की पूर्ति के तहत यहाँ जो है काम कर रहे थे। मतलब ये वो एक तरीके से यहाँ उपनिवेश बना के रह रहे थे। इसके पहले जो भी विदेशी आए वो यहाँ आए, यहीं बसे और यहीं के होके रह गए। तो उनके द्वारा जो है भारत को इतनी क्षति नहीं पहुँचाई गई। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत को जो है सबसे ज़्यादा क्षति किसने पहुँचाई, तुर्कों ने, मुगलों ने, या जो एंशियंट एज में जो आक्रांता आए, या फिर अंग्रेज़ों ने, तो सबसे ज़्यादा जो क्षति है वो अंग्रेज़ों के द्वारा पहुँचाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो ध्येय था वो ब्रिटेन था, न कि भारत था। तो ये सारी चीज़ें आपने बता दिया। फिर आगे आइए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक हमारा जो है प्रमोशन भी देख लीजिए। तो इसके तहत ये है कि अभी जो है मेंस का बैच चल रहा है हमारा, तो आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पर संपर्क करें। यह हम करते क्या हैं कि डेली आपको प्रश्न देते हैं, इसका उत्तर आपको लिख करके दिखाना होता है PDF फॉर्म में। फिर इसकी जो है कॉपी भी डेली चेक कर दी जाती है, और फिर इसका मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो ये प्रत्येक पेपर आप GS के 1 से लेकर के 6 पेपर, चूँकि UP PCS की बात हो रही है तो 6 पेपर तक की चीज़ें हैं, तो 6 पेपर को लेकर के यहाँ चीज़ें कराई जाती हैं, और फीस बहुत कम है, 4,999 ही रुपये है। तो आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। देखिए इसी तरीके से आपको जो है वो PDF में लिख करके अपने उत्तर को भेजना होगा, और जब आप इस तरीके से भेजेंगे तो जो भी चीज़ें रहेंगी प्रॉपर वे में इसकी मार्किंग की जाएगी, और जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। मतलब अगर आपका आधा नंबर भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है वो तो बताया ही जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से कुछ मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, और ये प्रत्येक टॉपिक से होने वाला है। मतलब कोई टॉपिक जो है आपका छूटेगा नहीं, उसमें हम PYQ भी करा देंगे, साथ ही साथ जो अति संभावित प्रश्न है वो भी हो जाएंगे। तो सोचिए ये टेस्ट सीरीज कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मतलब आप इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। 1 मिनट। तो इससे जो है आप बहुत लाभ ले सकते हैं, तो इससे आप लोग जो है ज़रूर जुड़िए। चलिए फिर जो अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। चूँकि भारतीय दर्शन के मूल में ही वसुधैव कुटुंबकम एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना थी। अलग अलग कालखंड में महावीर, जैन, बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक, रामानुजाचार्य जैसे मनीषियों ने इसे और प्रसारित जो है वो किया है, जो आज भी हमारे नैतिक मापदंडों का आधार है। मतलब ये जो मूल्य है वो कैसे अनवरत जारी रही, जो एंशियंट काल में जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारे वेद में चीज़ें रही, या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो बात रही, तो वो जो है बार बार फ़ोन काटने के बाद भी चीज़ें जो हैं वो होती ही रहती हैं। चलिए, तो हम इसमें यही बताना चाह रहे थे कि ये जो है चीज़ें चलती ही रहती हैं, और आप आज भी जो चीज़ें पा रहे हैं वो एक तरीके से उन्हीं की विचारधारा को यहाँ जो है आप विकास में देख रहे हैं। तो वही चीज़ बता रही कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो भावना थी ये वर्तमान में भी जो है वो प्रचारित प्रसारित हो रही है। फिर हालांकि तकनीकी, राजनीति और आर्थिक ताकतों के प्रभाव के कारण उपयुक्त सामाजिक मूल्यों में जो है वो विचलन भी आ रहा है। देखिए अब आपने प्रश्न के एक पक्ष को बता दिया कि मतलब जो हमारे पारंपरिक सामाजिक मूल्य हैं वो कौन मूल्य थे, और वो जो है आज भी अनवरत जो है चालू है, मतलब जारी हैं, आपने उनको दिखा दिया। लेकिन इसमें जो है कुछ विकृतियां भी आ रही हैं, जो हमारे पारंपरिक जो मूल्य हैं तो उसमें विकृतियां भी आ रही हैं। और देखिए इसमें जो विचलन आ रहा है उसके तो 2 कारण। एक तो कुछ ऐसे भी मूल्य थे हमारे जो परंपरागत मूल्य थे, जो अपनी महत्वता को जो है वो खो चुके थे। मतलब वो आज के समय में
अपने मतलब वो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर रहे थे, मतलब वो पुराने हो गए थे। तो उनको तो खैर जाना तो था ही, वो गए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जिनको नहीं जाना चाहिए, वो भी जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा जो चुनौतियां वाला पक्ष आप उनको भी देखिए। सबसे पहले सहनशीलता में जो है वो गिरावट हो रही, जो आज हमारे जो एक बहुत बेहतरीन हमारा मूल्य था कि हम जो सहिष्णु थे, सहनशील थे, तो उस मूल्य में हमारे गिरावट देखी जा रही है। और गिरावट के तहत आप देखेंगे कि वर्तमान समय में धार्मिक दृष्टिकोण में उग्रता आ रही है। जैसे धार्मिक आयोजनों में भड़काऊ भाषण देना, आप इधर हाल के वर्षों में देख रहे होंगे कि जो है जो धर्म संसद का आयोजन होता है, वो किसी भी धर्म का हो, भाई क्रिश्चियन का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, तो वहाँ क्या है कि अपने धर्म को बहुत बेहतर बताने के चक्कर में दूसरे के धर्म के मतलब चीज़ों को क्रिटिसाइज करना। तो इससे क्या होता है कि लोगों में थोड़ा सा जिस धर्म के प्रति आप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को तो तकलीफ होता ही है, वो तो थोड़ा सा भड़कते ही भड़कते हैं। बाकी आप अपने भी लोगों को जो है दूसरे के धर्मों के प्रति जो है वो आक्रोशित कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं। और इसीलिए समाज में आजकल देख रहे होंगे कि धर्म के आधार पर थोड़ी सी बहस जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी होना चाहिए, और सभी धर्मों का सार यही है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब सत्य एक ही है, जो विद्वान लोग हैं उसको बहुत तरीके से उसको कहते हैं। तो सभी धर्म कमोबेश एक ही चीज़ सिखाते हैं, चाहे वो गीता को उठा लीजिए, चाहे वो कुरान को उठा लीजिए, चाहे बाइबल को। और अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ कमियां भी हैं तो वो समय सापेक्ष कमियां रही हैं, और आज हम उसको जो है बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तार्किक ढंग से उसका जो है निराकरण भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, न कि इसमें जो है उलझने की ज़रूरत होती है। फिर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का जो है वो भार हो रहा है। दूसरा जो है विचलन का कारण है कि आज व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बढ़ता जा रहा है। भौतिकतावाद एवं गला काट प्रतिस्पर्धा ने सामूहिक मूल्यों पर जो है वो गहरा आघात किया है। मतलब जो हमारे सामूहिक मूल्य थे कि जहाँ पहले क्या था कि एक व्यक्ति था तो पूरा परिवार चला लेता था, जो लोग थे वो समाज तक के बारे में सोचते थे। आज क्या है, मतलब पहले की जो भावना थी कि जग भला, तो मतलब अगर जग सुखी है, समृद्ध है, तो हम भी सुखी और समृद्ध हैं। वर्तमान में क्या कॉन्सेप्ट हो गया, इसका और रिवर्स हो गया कि अगर हम सुखी समृद्ध हैं तो फिर जग भी होगा, मतलब हमसे जग है, जग से हम नहीं है, मतलब संसार या समाज। तो ये जो चीज़ें हैं वो एकाकी दृष्टिकोण को बता रहा है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में क्या है कि भौतिकतावादी संस्कृति का जो विकास हो रहा है, जिसमें जो है समाज न केंद्र में होकर के व्यक्ति केंद्र में आ गया है। तो ये आप बताइए। फिर परिवार रूपी संस्था का जो है वो विघटन एवं एकल परिवार की संस्कृति का जो है विकास भी पारंपरिक जो है सामाजिक मूल्यों को प्रभावित कर रहा है। भाई पहले जो बच्चा पैदा होता था तो वो चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, मतलब पूरा एक परिवार का उसको जो है स्नेह मिलता था, और वो परिवार में ही सामाजिकता को देखता था कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने फादर से कैसा संबंध मेंटेन कर रहे हैं, अपने भाई से कैसा संबंध मेंटेन कर रहे हैं, अपने बहन से, अपने पिताजी से, ये सारी चीज़ें वो देख रहा है। फिर समाज में भी वो कितने अपने दायित्वों का किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये परिवार ही ना रहे, परिवार ही टूट जाए, और जो एकल परिवार की संस्कृति का जो विकास हो रहा है, और विशेषकर महानगरों में तो इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। अब तो 1 BHK 2 BHK वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि मतलब हमारा बेडरूम, हमारे बच्चों का बेडरूम, उसके बाद गेस्ट के लिए, पेरेंट्स तो छोड़ दीजिए, गेस्ट भी आ जाएं तो उनके लिए भी रहने की मतलब जगह नहीं। तो उसके कई कारण हैं। एक तो आर्थिक पहलू भी डिपेंड करता है, लेकिन आप भाई आर्थिक गतिविधियों के पीछे इतना परेशान ही क्यों हैं? आप थोड़ा सा कम में रह लीजिए, लेकिन और सारी चीज़ों को मेंटेन करिए। तो वही है कि जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जो मैंने पीछे बताया, तो जो कि एकल परिवार है, इसमें क्या है कि मदर भी वर्किंग, फादर भी वर्किंग। अब बच्चे का अभिभावक कौन हो गया है, तो मेड हो गई है। और मेड का कितना लगाव होगा आपके बच्चों से, जो लगाव आपके पेरेंट्स का आपके बच्चों के प्रति होगा, आपका आपके बच्चों के प्रति होगा,
वो मेड का तो नहीं होगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर है, टीवी है, उससे बच्चा कनेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए देखिए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनमें तो जो मूल्यों का विचलन तो है ही है, वो मदर फादर के लिए भी बहुत सेंसिटिव नहीं हो पा रहे। मतलब जिनके द्वारा वो धरती पे है उनके लिए भी जो है वो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं? वही जो है कि जो पारिवारिक जो मूल्य उनको मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। फिर सूचना क्रांति ने भी सूचनाओं के त्वरित हस्तांतरण के द्वारा अप्रासंगिक सामाजिक मूल्यों को लेकर के लोगों के मन में सकारात्मक दृष्टि को जो है वो विकसित किया है, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, हलाला। देखिए अब सूचना क्रांति की जो उपयोगिता है तो नो डाउट ये बहुत फ्रूटफुल है, समाज को इसने बहुत कुछ दिया। और एक तरीके से सबसे बड़ी चीज़ तो इसने जो है जो वैश्विक स्तर पे चीज़ें हैं उसको समेट करके, मतलब एक तरीके से जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना है, मतलब इसने जो है पूरा किया ही किया। साथ ही साथ हमारे अंदर जो है वो तार्किक दृष्टिकोण को भी डेवलप किया कि आज इसी की वजह से जो है हम अवेयर हुए, शिक्षित हुए। और जो हमारी पुराने परंपरागत मूल्य थे, भले ही उनका उस समय उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हुआ था, जैसे बाल विवाह। भाई पहले क्या था कि अगर किसी बच्ची का पीरियड आ गया तो पीरियड आने के पहले पहले जो है उसके फादर के ऊपर ये नैतिक दायित्व था कि वो है अपनी बच्ची का विवाह कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि अगर वो पीरियड आता है उसके बाद अगर उसकी शादी की जाती है तो एक मतलब बच्चा होने की अपॉर्चुनिटी को वो खो रहा है, तो उस पर मतलब उसका दोष लगता था। तो ये सब चीज़ें थी। हालांकि आप सोचिए कि 10, 11, 8 साल, 8, 9, 10 साल में जो भी जब भी पीरियड 10, 11 साल में तो आ ही जाता है। और ऐसी बच्ची का अगर विवाह होगा तो मानसिक शारीरिक रूप से कितना ज़्यादा मैच्योर होगी, मतलब परिवार चलाने के लिए। तो ये चीज़ें ख़त्म हुई, मतलब हमारे अंदर जो है तार्किकता का विकास हुआ। और आज जो है जो न्यूनतम एज है वो 18 साल हो गई है। हालांकि अब इसके लिए डिमांड हो रहा है कि इसको जो है बढ़ा करके 21 साल किया जाए। तो ये चीज़ें आप बताइए। फिर जो है आप देखेंगे सती प्रथा एक थी मेडवेल काल में, तो बहुत ज़्यादा उसको महिमा मंडित किया गया था, विशेषकर राजपूताना के क्षेत्रों में। लेकिन वर्तमान में अगर कोई महिला सती होना चाहेगी तो क्या समाज कानून से सती होने देगा? नहीं, क्योंकि वो दकियानूसी विचार था, वो समय सापेक्ष, उसको समाप्त होना चाहिए था, वो समाप्त हुआ भी। तो यहाँ तो सूचना क्रांति का जो है वो बहुत शानदार प्रभाव रहा। लेकिन इसी तरीके से जो हलाला प्रथा है या 3 तलाक की भी चर्चा आप कर लीजिए, तो ये भी जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए मतलब एक तरीके से कितना ज़्यादा आपदा ही था। और उस पर भी कानून बनी, चीज़ों को रोका गया है और काफ़ी हद तक इसे नियंत्रित भी किया जा रहा है। लेकिन इसने जो है कई सकारात्मक जो है सामाजिक मूल्यों का ह्रास भी किया है। जैसे अब जो हमारी परिवार की चीज़ें थी वो टूट रही हैं, लिव इन की संस्कृति बढ़ रही है कि मतलब सोचिए। और इसीलिए आज जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, इस को तो बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। ये सब पश्चिमी सभ्यता की चीज़ें थी भाई, चूँकि जब वैश्विक विलेज की जो संकल्पना है जब वो पूर्ण होगी तो उसी कुछ निगेटिव भी चीज़ें हम अडाप्ट करेंगे, और वो चीज़ें आई भी। आज तलाक जो है, हमारे यहाँ तलाक चीज़ें थी ही नहीं, हिंदू धर्म में तो तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं था शादी का कि शादी टूट जाए, लेकिन चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारे दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं। पर जो संयुक्त परिवार था वो टूट रहा है, आज एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही है, और इसमें जो है सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। तो इतना सब बताने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखिए कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण में भारतीय पारंपरिक सामाजिक जो मूल्य के संतुलन को जो है वो प्रभावित किया है, मतलब आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण ने। किंतु वर्तमान भारतीय समाज ने जहां अव्यवहारिक परंपराओं को त्याग कर दिया है, वहीं संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करके प्रगतिशीलता का भी परिचय दिया है। मतलब आप ये तो बता रहे हैं कि जो वर्तमान में जो आधुनिकीकरण है, जो वैश्वीकरण है, उसमें जो है हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं वो प्रभावित हुए हैं, जो मैंने पीछे बताए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नकारात्मक ही रही, क्योंकि देखिए प्रश्न में जो आप उत्तर लिखिए तो उसमें जो है पॉजिटिव अप्रोच दिखना भी चाहिए, और पॉजिटिव है भी। ऐसा नहीं कि सारी नकारात्मक चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें अगर नुकसान हुआ तो बहुत सी चीज़ें फ़ायदे में भी आई हैं। और आज देखिए, आज जो है अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो लोकतंत्र
जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात है, वो आधुनिक संकल्पना है और इसको जो है हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है और इस पे जो है निरंतर जो है वो प्रयास भी हो रहे हैं। तो अगर कुछ हमने छोड़ा है तो बहुत कुछ पाया भी है। तो आप इसी के साथ जो है अपने प्रश्न के उत्तर को समाप्त करिए। और देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से हमारा वही उद्देश्य है कि न केवल हम आपको यहाँ एक प्रश्न का जो है वो मॉडल आंसर दें, बल्कि प्रश्न को लिखना कैसे, प्रश्न को तोड़ना कैसे, कितने डायमेंशंस में क्या पूछा गया है, प्रत्येक डायमेंशंस को लिखना कैसे, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। और इसीलिए थोड़ा सा ये क्लास जो है वो 5-7 मिनट लंबा जा रहा है। तो आप लोग इसलिए धैर्य से इसको देखिए, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप उत्तर लिखना नहीं सीखेंगे तो हमारे या किसी भी टेस्ट सीरीज की एक सीमा होती है। हम आपको दे ही तो देंगे, लेकिन यदि आपको आपसे खुद से लिखना नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है। मतलब ये तो वही हो गया कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको बैठा लें कि देखिए ये चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे क्लच है, ऐसे ब्रेक है, ऐसे चीज़ों को करना है। लेकिन जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे तब तक तो आप जो है ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से हम लाख सिखा दें, लाख जो है टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको क्वेश्चन दे दें, लेकिन जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक जो है वो कैसे काम चलेगा। और इसके लिए मतलब हम तो ये कहेंगे कि हमारे तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो वर्किंग हैं और उनकी मजबूरी भी होती है, वो उतना समय नहीं पाते हैं और उनका कहना है कि सर आप हमको जो है वो पेपर दे दीजिए, हम रट के जो है करके चले आएंगे। और 1-2 बार हम ऐसा किए भी भाई, उनकी चीज़ों को देखते हुए हम उनको दे भी दिए, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। जब आए तो उनका रिजल्ट ख़राब रहा। तो हम पूछे ऐसा क्यों, तो उनका कहना था कि सर रट के तो गए, चीज़ें निकल नहीं रही थी वहाँ, मतलब चीज़ें छूट रही थी, फिर प्रश्न छूट गया चूँकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो दोनों चीज़ें मेंस में जो है, विश्वास मानिए आप उसी प्रश्न में सबसे ज़्यादा सहज रहेंगे जिस प्रश्न को आपने अपने से लिखा है। मतलब अगर हमारा मॉडल पेपर भी देखिए तो फिर उसको 1-2 बार पढ़ करके फिर अपने से वहाँ से पॉइंट निकालिए, वही पॉइंट जो है आप मुख्य परीक्षा में ले करके जा पाएंगे। नहीं तो इस प्रेशर में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इसे भी देखिएगा और इससे जुड़िएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ बहुत सी सूचनाएं जो है आपको निःशुल्क मिलती हैं और टाइम टू टाइम हम यहाँ PDF भी जो है जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अवेलेबल कराते रहते हैं। ये तो हमारे YouTube चैनल, एक तो समृद्धि IAS का है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। इसे यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर भी आपके लिए बहुत से कंटेंट पड़े हुए हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए आप 7303307507 पे संपर्क करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।